मैं पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर था और इस वक्त अपने क्लिनिक में अकेला बैठा हुआ था। दिन भर बेशुमार औरतें और लड़कियां इलाज और मुआयने के लिए आती रहती थी और मुसलसल मरीजों को देखने की वजह से थकन गालिब आ जाती थी। इसी वजह से मैंने दोपहर के 2 घंटे सिर्फ आराम के लिए मखसूस कर रखे थे, जिनमें किसी मरीज को नहीं देखा था। उस दिन भी यही वक्त था। मैं इत्मीनान से बैठा था कि अब किसी के आने का अमकान नहीं, लेकिन अचानक एक नौजवान लड़की मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही मैं लम्हे भर को ठटक गया। अंदर आते ही उसने कमजोर आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे कई दिनों से मुसलसल बुखार है। हर दवा आजमा ली, लेकिन जरा भी अफाका नहीं हुआ। बाहर वाले लड़के ने रोकने की कोशिश की, मगर मैं बार बार नहीं आ सकती। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो हामते हुए मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आवाज में नखाहत साफ झलक रही थी। वो अपनी हालत बयान कर रही थी, जबकि मैं उसी लम्हे इसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। चूंकि मैं अभी खाने से फारिग हुआ था, इसलिए मैंने उसे वापस जाने को नहीं कहा। वो बार बार अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। कमजोरी और बुखार के बावजूद उसका चेहरा इतना परकशिश था कि मैं अपनी नजर हटा नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने उसे खास एहतमाम से तराशा हो। उसकी गोरी रंगत बुखार की वजह से सुर्खी मायल हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से कुर्सी पर बैठी हुई थी, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे जिंदगी में कभी इतना शदीद बुखार नहीं हुआ। अगर कभी हल्की सी तब भी हो जाती थी तो घर की दवा लेकर आराम आ जाता था, मगर इस बार तो बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कहते कहते वो आहिस्ता से खांसने लगी। मैंने बामुश्किल अपनी नजरें हटाई, हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अपना बाजू दीजिए, मैं नब्ज देखता हूँ, फिर बताऊंगा मसला क्या है। आमतौर पर बुखार चेक करने के लिए मैं थर्मामीटर इस्तेमाल करता और अलामत सुनकर दवा तजवीज कर देता था, मगर इस लड़की को देखते ही मैंने नब्ज देखने का बहाना बनाया। उसने बगैर किसी झिझक के अपनी कलाई आगे कर दी और मैंने नरमी से इसकी कलाई थाम ली। नब्ज से देखना तो महज एक जवाज था, हकीकत में तो मैं उसे छूना चाहता था। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी रही, बाजू मेरे हाथ में दिए। बुखार ने उसे निढाल कर दिया था। वो जैसे नीम बेहोशी में थी और मैं इसी कैफियत का फायदा उठा रहा था। मैंने उसका बाजू मजबूती से थामे रखा और तसल्ली देते हुए बोला, फिक्र न करे, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अगर बुखार ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसानदाह हो सकता है, लेकिन दवा से आराम आ जाएगा। मैं उसे इसकी हालत समझाने के बहाने तवील हिदायत दे रहा था, मगर मेरी तमाम तवज्जो इसके नफ्स पर नहीं बल्कि उसके चेहरे पर मरकूज थी। इसका बाजू थामे हुए मैं बगैर किसी तभी मायने के महज बातों को आगे बढ़ाता रहा और इसका बाजू अपने हाथ में लिए बैठा रहा। शायद बुखार की शिद्दत के बाद वो पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं हो पाई थी। फिर वो बोली, मेरा जहन सुन हो रहा है, सारा दिन निढाल पड़ी रहती हूँ। कभी बुखार में कुछ कमी आ जाती है तो कभी दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। दवा खाते खाते अब पेट में भी दर्द रहने लगा है। वो अपनी जिसामत हालत से सख्त परेशान थी, वरना आम तौर पर खवातीन मर्द की नजरों और छूने के अंदाज को जल्द महसूस कर लेती हैं। लेकिन मैं काफी देर से इसके बाजू को नरमी से थामे बैठा था और वो बगैर किसी झिझक के अपनी कैफियत बयान किए जा रही थी। जब इसने मेरी तरफ देखा तो मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, बुखार वाकई बहुत तेज है। यह सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। आपको चाहिए था दवाओं और घरेलू टोटकों पर भरोसा करने के बजाय फौरन किसी माहिर डॉक्टर से रजू करती। फिर मैंने समझाते हुए कहा, अभी फौरी तौर पर मुझे बुखार की शिद्दत कम करनी होगी ताकि ये दिमाग पर असर न डाले। मैं दवा तजवीज कर रहा था, लेकिन दिल के अंदर ये ख्वाहिश जन्म ले रही थी कि इसकी कमजोर हालत का फायदा उठाकर अपनी मनमानी कर लूं। और अगर मैं ऐसा कर भी लेता तो शायद वो मुझे कुछ न कह पाती, क्योंकि वो इस वक्त बेहद लागत और निढाल थी। मज़ाहमत करना इसके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैं खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रहा था, लेकिन इस सुनसान कमरे में भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका।
क्योंकि बाहर कंपाउंडर मौजूद था जो किसी भी वक्त अंदर आ सकता था। जब वो नुस्खा लेने लगी तो मैंने नरमी से इसका हाथ थाम कर कहा, दवाई के लिए बाहर किसी और मेडिकल स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं, बाहर कंपाउंडर बैठा है, वहीं से ले लेना। उसने हल्की से मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, शुक्रिया अदा किया, फीस दी और चादर दुरुस्त करते हुए उठ खड़ी हुई। मैंने नरम लहजे में पूछा, तुम इस हालत में अकेले घर कैसे जाओगी? मैं वाकई हैरान था कि इतनी बीमारी के बावजूद वो क्लिनिक तक अकेली आ गई थी। इसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं आराम से चली जाऊंगी। मेरे शौहर काम पर होते हैं, घर पर और कोई नहीं, घर करीब ही है, 2 गली छोड़कर यहाँ से रिक्शा लेकर निकल जाऊंगी। इसकी बात सुनकर मेरे जहन में यह ख्याल आया कि इसके नाजुक हालत का कोई भी शख्स नाजायज फायदा उठा सकता है। मैं मजीद बात करना चाहता था कि इसी वक्त कुछ खवातीन मरीजा अंदर आ गई। इन्हें देखकर मैंने फौरन पेशा वाराना अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, 2 दिन बाद आकर अपनी हालत जरूर बताना, अगर ये बुखार कम न हुआ तो खतरनाक हो सकता है। मेरी बात पर वो लम्हा भर को चौंकी और बोली, ठीक है डॉक्टर साहब। फिर वो वहां से चली गई और मैं किसी हद तक मुतमईन हुआ कि वो दोबारा जरूर आएगी। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी मरीजा को देखने लगा, मेरा जहन बार बार इसी लड़की की तरफ पलट रहा था। इसकी कलाई मेरे हाथ में आने के बाद मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई थी, क्योंकि वो अक्सर अकेली आती थी और इसके शौहर का कभी पता नहीं होता था। मुझे महसूस होने लगा था कि इसे काबू पाना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 2 दिन बाद वो दोबारा चेकअप के लिए आई। इस वक्त भी बुखार में मुब्तला थी। वो बोली, डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवा से वक्ती तौर पर कुछ आराम तो हुआ, लेकिन अगले ही दिन फिर वही तेज बुखार हो गया। मैंने इसका मुआयना किया और अंदाजा हुआ कि इसे मलेरिया है। बुखार मुकम्मल तौर पर उतर नहीं रहा था, लेकिन मुस्तकिल इलाज पर तवज्जो देने के बजाय मेरा जहन अभी भी लालच और जाती मफाद में उलझा हुआ था। मैंने इसे वक्ती दवा दी और कुछ देर अपने पास बिठाए रखा, रस्मी हिदायत देता रहा। इस दौरान वो सख्त परेशान नजर आ रही थी, जबकि मैं नब्ज देखने के बहाने बार बार इसे छूता रहा, मगर वो अपनी ही कैफियत में गुम थी। इस दिन क्लिनिक पर दीगर मरीज भी मौजूद थे। आमतौर पर जब मरीज आते तो मैं एक साथ 3-4 मरीज कमरे में बुला लेता और इन्हें जल्दी जल्दी चेक करता था, लेकिन वो लड़की आने लगी थी। मैं इसे कमरे में अकेला बुलाकर बाकी सबको बाहर ही भेज देता। वो बुखार की शिद्दत के बाद बेजान सी बैठी रहती और मैं इसे चेक करने के बहाने लम्स से तस्कीन हासिल करता रहता था। मैं इस लड़के का फायदा उठाना चाहता था, मगर मौका नहीं मिल पा रहा था। इस बार भी मैंने ऐसी दवा दी जो वक्ती तौर पर सुकून देती, मगर बुखार से मुकम्मल नजात नहीं दिला सकती थी। वो खामोशी से उठी और वहां से चली गई। वो वाकई शदीद मजबूरी का शिकार थी, क्योंकि इसके साथ कभी कोई नहीं आता था। बुखार की हालत में वो बड़ी मुश्किल से क्लिनिक आती थी और मैं इसकी इस मजबूरी का फायदा उठा रहा था। 3-4 बार मैंने वही हरकत दोहराई। मुझे इल्म था कि ज्यादा देर तक वो मुझ पर एतबार नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसकी हालत जून की तो रही तो जाहिर है इसका शौहर इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाएगा। इससे पहले मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। एक दिन वो इसी तरह बुखार की शिद्दत में मेरे पास आई तो बेजारी से बोली, अब तो मेरा शौहर भी मुझसे नाराज होने लगा है। वो दफ्तर से छुट्टी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे छुट्टी नहीं मिल रही। वो हर बार मुझे इलाज के पैसे देकर जाता है, मगर आपकी दवा से मुझे जरा सा भी सुकून नहीं मिलता। वो अपनी हालत से सख्त तंग आ चुकी थी। घबराहट में बोली, डॉक्टर साहब, मुझे बताएं आखिर मेरे साथ मसला क्या है। इस रोज खुशकिस्मती से क्लिनिक पर कोई और मौजूद नहीं था। मैंने इससे कहा, मैं तुम्हारा तफसीली मुआयना करता हूँ और तुम्हें एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ताकि तुम्हें आराम आ जाए। मैंने तुम्हारा मसला समझ लिया है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई। इसे खदशा था कि कहीं कोई संगीन मसला ना हो। मैं जल्दी से उठा और बाहर जाकर कंपाउंडर से कहा, तुम्हें जो सामान बाजार से लाना था फौरन ले आओ और बाहर नोट लगा दो कि क्लिनिक 1-2 घंटे के लिए बंद रहेगी। कंपाउंडर हैरत से मुझे देखने लगा और बोला, डॉक्टर साहब, इस मरीजा का क्या करूं जो अभी आपको दिखाने के लिए अंदर गई है।
मैंने कहा, इसका चेकअप मैं कर चुका हूँ, वो भी अभी चली जाएगी। मुझे कुछ देर आराम करना है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। यह महज एक बहाना था। कंपाउंडर ने इस में सर हिलाया और पैसे लेकर बाजार चला गया। जाते हुए इसने एहतियात दरवाजा बंद कर दिया और बाहर नोट लगा दिया कि क्लिनिक 1 घंटे के लिए बंद रहेगी। ये देखकर मैं मुतमईन हो गया। कंपाउंडर के निकलते ही मैंने अंदर से क्लिनिक लॉक कर दिया और कमरे में वापस आ गया। लड़की को अंदाजा नहीं था कि इस वक्त इस बड़े क्लिनिक में इसके और मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं। वो उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, डॉक्टर साहब, इस बार मुझे अच्छी दवा दीजिएगा ताकि मुझे सुकून मिल सके। मैंने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, इस बार तुम्हें बेहतरीन दवा मिलेगी, जल्दी ही आराम आ जाएगा। मैंने पहले से ही एक मखसूस इंजेक्शन तैयार कर रखा था। लड़की को इंजेक्शन लगाने के बाद मैं इत्मीनान से कागज और कलम लेकर बैठ गया। इस दौरान वो अपनी चादर दुरुस्त करते हुए अपने बारे में बातें करने लगी। कुछ ही देर में इंजेक्शन का असर होना शुरू हो गया। इसने अचानक सर पकड़ लिया और घबराकर बोली, डॉक्टर साहब, कमजोरी बहुत बढ़ गई है, मेरे लिए यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। मैंने नरमी से कहा, वहाँ साइड पर स्ट्रेचर पर लेट जाओ, आराम आ जाएगा। लेकिन वह हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मैं घर जाकर आराम कर लूंगी। मैंने इसरार किया, कुछ देर यहाँ ठहर जाओ, जब बेहतर महसूस हो तो घर चले जाना। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा बुखार बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। मेरी जिद पर वो हिचकिचाते हुए स्ट्रेचर पर बैठ गई, लेकिन लेटने से अब भी कतरा रही थी। मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे इस पर ध्यान नहीं दे रहा। मुसलसल बोलते हुए पर्चे पर दवाइयां लिखता रहा। दरअसल मैं इसके बेहोश होने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो सर थामे नीम दराज हुई और अगले ही लम्हों में होशो हवास से बेगाना हो गई। मैंने मौके से फायदा उठाया और बेहोशी पड़ी इस हसीन लड़की की चादर हटा दी। मुझे यकीन था कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। वो बुखार से तपती हुई बेखबर थी और मैं इत्मीनान से इसकी बेहोशी का फायदा उठाता रहा। जब तक कंपाउंडर क्लिनिक से बाहर था, मैं बला खौफ व खतर अपनी ख्वाहिश पूरी करता रहा। वो बेहद दिलकश लड़की थी और मैं भी जवान था। जिंदगी में पहली बार किसी के हुस्न ने मुझे इस हद तक मजबूर किया था। इस लम्हे में अपनी अक्ल खो बैठा था, बस जुनून सवार था। पूरे 1 घंटे बाद जब कंपाउंडर वापस आया तो मैं लड़की का हुलिया दुरुस्त करके अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। कंपाउंडर बाहर जा बैठा। इसे अंदाजा तक ना हुआ कि वो लड़की अब भी मेरे कमरे में मौजूद है। कुछ देर बाद क्लिनिक के दरवाजे खुले और मरीज आने लगे, जबकि लड़की इसी तरह स्ट्रेचर पर पड़ी थी। मैंने इस पर इसकी सियाह चादर डाल दी थी। काफी देर बाद जब वो होश में आई तो कमरे में मरीजों का हुजूम था। वो घबराकर उठ बैठी। क्लिनिक में सो जाने पर शर्मिंदा दिखाई दे रही थी। अभी इंजेक्शन का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, इसलिए इसे अंदाजा नहीं हो सका कि इसके साथ क्या हो चुका था। मैंने इसे पर्ची थमाई और इसने फीस अदा करके क्लिनिक से रुखसत ली। जाते हुए इसके कदम लड़खड़ा रहे थे और चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। मैं अनजान बना अपनी जगह बैठा रहा, मगर अगले ही दिन जब वो अचानक दोबारा मेरी क्लिनिक में दाखिल हुई तो मैं एक लम्हे को ठटक गया। इस दिन भी वो लड़की दोपहर के वक्त आई, जब क्लिनिक बिल्कुल खाली होता था और कोई रश नहीं था। कमरे में दाखिल होते ही वो रोते हुए मुझसे उलझने लगी। चीखते हुए बोली, कल तुमने मुझे बेहोश करके क्या तमाशा किया? तुम डॉक्टर नहीं, डाकू हो। तुम्हें खुदा का जरा भी खौफ नहीं आया? वो चीख चीख कर रो रही थी और कह रही थी, जालिम इंसान, मैं पहले ही अपनी बीमारी से लड़ रही थी और अब मेरा शौहर मुझ पर सवाल उठा रहा है। वो पूछता है कि इलाज के नाम पर मैं किस मर्द के साथ वक्त गुजारते रही हूँ। वो तड़प तड़प कर रोती मुझे बुरा भला कह रही थी। इसका शौहर इस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा रहा था, लेकिन शर्मिंदा होने के बजाय मैं उल्टा भड़क उठा। सख्त लहजे में कहा, जाकर पता करो तुम्हारी ये हालत किसने की है। मैं तो यहाँ इलाज के लिए बैठा हूँ। मेरे पास दिन में कितने लोग आते हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने झूठ बोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस पर गुजरी थी वो सब जानती थी। 1 दिन पहले वो होश में नहीं थी, इसलिए खामोशी से चली गई थी, लेकिन अब मेरी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। वो रोते हुए बददुआएं देने लगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हें भी यही दिन देखना पड़े।
तुम्हारी भी बहन या बेटी होगी, अल्लाह करे वो भी इसी अजियत से गुजरे जिसमें मैं जल रही हूँ। तुमने मेरी बीमारी का फायदा उठाया और जानबूझकर मुझे ऐसी दवाएं दी कि मैं कभी ठीक ना हो सकूं। ये कहकर वो मुझे बदवाएं देती आंसू बहाती वहां से निकल गई। लेकिन सच ये था कि इस हरकत के बाद भी मेरा ज़मीर जरा सा भी नहीं जागा था। शायद इसलिए कि मेरी ना कोई बहन थी और ना ही बीवी। मैं जवान था, बेफिक्र था, मगर आज इसकी बदुआएं सुनकर पहली बार मेरे दिल में खौफ की एक लहर उठी। मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैंने इस लड़की के साथ ज्यादती की है। मेरी यह गलती ने इस बेचारी को ना जाने किस कदम में डाल दिया होगा। इसके घर में अब क्या हालत थी मैं नहीं जानता था। वो दोबारा कभी मेरे क्लिनिक नहीं आई और मैंने भी इसके पते का पता करने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन तक शर्मिंदगी का एहसास रहा, मगर वक्त के साथ सब मामूल पर आ गया। मसरूफियात ने मुझे इतनी मोहलत ही नहीं दी कि किसी और बात पर अफसरदा हो सकूं। दिन गुजरते गए, वाकया भी जहन से मिटने लगा। आखिर मैं हवस पुरुष इंसान नहीं था, ना इससे पहले और ना इसके बाद मैंने किसी मरीजा के साथ ऐसी हरकत की। बस वही एक लम्हा, वही लड़की थी जिसके हुस्न ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि गलती हो गई, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जल्दी ही मेरी शादी हो गई। बीवी निहायत वफादार और खूबसूरत थी। इसकी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी से हर कमी खत्म कर दी। शादी के बाद वो वाकया याद ही ना रहा। मैं परसुकून जिंदगी गुजारने लगा। साल गुजरते गए, 23 बरस यूं ही बीत गए। इस लड़की का ख्याल कभी दोबारा नहीं आया, जब तक कि एक दिन मेरी अपनी बेटी शादी के तीसरे महीने ही रोती धोती तड़पती हुई मायके न आ गई। वो इस कदर बदहाल थी कि चंद कदम चलते ही लड़खड़ा गई। इसके हसीन चेहरे पर आंसुओं की नमी साफ दिखाई दे रही थी। इसे देखते ही मेरे दिल पर जैसे आरा चल गया। मैं और मेरी बीवी तड़प कर अपनी एकलौती बेटी को सीने से लगा बैठे। घर के बाहर टैक्सी खड़ी थी जिसका किराया तक अदा नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से पैसे देकर ड्राइवर को रुखसत किया, मगर दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शादी के बाद मेरी बेटी हमेशा शानो शौकत से अपने शौहर के साथ गाड़ी में आती थी, लेकिन आज वो टैक्सी में आई थी। वो भी इस हाल में कि जैसे होशो हवास में ना हो। मेरी जान थी वो, मेरा जिगर का टुकड़ा। ना जाने इसकी ये हालत किसने कर दी थी। दिल दहल गया। मैं बेताब होकर बार बार पूछता रहा, मगर वो बस रोती चली जा रही थी। इतनी टूट चुकी थी कि एक लफ्ज अदा करने की सिकत भी नहीं रही थी। मैंने इसे सहारा देकर सोफे पर बिठाया ही था कि वो कपकपाते हुए अचानक बेहोश हो गई। मेरी बीवी और मैं हड़बड़ाकर घबरा गए। मैं खुद डॉक्टर था, मगर इस लम्हे अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देखकर मेरा जहन सुन्न हो गया। जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने मुआयना किया तो बताया इसे शदीद सदमा पहुंचा है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। यह सुनकर मैं जैसे पत्थर का हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी इस हाल तक पहुंच गई। मैं लड़खड़ाकर दीवार से जा लगा। 3 माह पहले ही तो मैंने अपनी एकलौती बेटी की शादी निहायत धूमधाम से की थी। वो नाजुक, मासूम और बेहद हसीन थी। मैंने इसे बड़े घराने में बिहाया था। दामाद आला तालीम याफ्ता और खुश शक्ल नौजवान था। इसने खुद पसंद करके रिश्ता भेजा था। शादी में दोनों तरफ से किसी चीज की कमी न छोड़ी गई थी। मेरी बेटी इतनी खुश इखलाक और जिंदगी से भरपूर थी कि कोई भी इसे नापसंद नहीं कर सकता था। वो लोग बड़ी इज्जत और मोहब्बत से मेरी बेटी को रुखसत करके अपने घर ले गए थे। शादी के बाद भी वो वहाँ खुश और मुतमईन थी, बिल्कुल वैसे ही हंसती मुस्कुराती जैसे हमारे घर में रहती थी। ससुराल वालों ने भी इसे लाड़ प्यार से रखा था। वो थी ही इतनी नाजुक, हसीन और मासूम, गोया कोई गुड़िया हो। जो भी इसे देखता इसकी खूबसूरती का गिरवेदा हो जाता। मैंने अपनी बेटी पर हमेशा बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो निछावर की थी। कभी इसकी आंख में आंसू आने नहीं दिए। इसकी मामूली सी तकलीफ पर भी मेरा दिल तड़प उठता था। लेकिन शादी के तीसरे महीने वो अचानक इस हाल में हमारे घर आ गई, और वो भी अकेली। यही बात मेरे दिल में खटक रही थी, क्योंकि वो हमेशा शौहर के साथ आती थी। पहली बार वो तन्हा आई थी। मेरी बीवी की हालत और भी खराब थी। वो रोते रोते अपने बाल नोचने लगती थी। हम दोनों के ज़हन में यही सवाल था कि आखिर बेटी को क्या हो गया है, वो इस हाल में क्यों वापस आई है।
क्या इसका शौहर से झगड़ा हुआ? लेकिन कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। वो बार बार सोचकर पागल हुए जा रही थी। कहने लगी, मैंने तो कल ही फोन किया था, ये बिल्कुल ठीक थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया? मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। बेटे की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी थी। होश नहीं आ रहा था। 2-3 दिन हम हॉस्पिटल में इसके साथ बैठे रहे। इन दिनों मेरे लिए दुनिया की हर चीज बेमानी हो गई थी। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी थी। वो बहुत नाजुक दिल की मालिक थी। यकीनन इसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था जो वो बर्दाश्त ना कर सकी। जब इसे होश आया तो हमारी जान में जान आई, मगर वो खामोश, बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। हम इसे घर ले आए और बहलाने की हर कोशिश की। मैंने अपने दामाद को फोन करके सब कुछ बताया था, लेकिन वो बीवी को देखने तक न आया। मैं बेटी से पूछना चाहता था कि इन दोनों के बीच क्या हुआ, इसका शौहर अचानक इतना क्यों बदल गया, लेकिन जब भी मैं सवाल करता वो बस रोने लगती। मेरी बीवी ने मुझे रोक दिया। कहने लगी, अभी इसे कुछ मत पूछो, पहले इसे ठीक होने दो, फिर तफसील जान लेना। मुझे डर है कि कहीं दोबारा इस पर कोई सदमा ना गुजर जाए। मैं खामोश हो गया और इंतजार करने लगा कि बेटी खुद कुछ बताएगी। जिंदगी दोबारा मामूल पर आ गई, लेकिन बेटी ने वापस जाने का नाम नहीं लिया और न दामाद ने कोई राबिता किया। एक दिन मैं क्लिनिक से लौटा तो अपने कमरे के दरवाजे पर कदम रुक गए। अंदर बेटी रोते हुए अपनी माँ को अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रही थी। इसके अल्फाज सुनकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैं पूरी बात सुनकर पत्थर का हो गया। मेरी बेटी हिचकियां लेकर रो रही थी। वो कह रही थी कि इसकी जिंदगी तो ससुराल में बहुत अच्छी थी, शौहर भी बेपनाह मोहब्बत करता था। फिर वो बोली, चंद रोज पहले हम दोनों बाजार गए थे। मैंने जिद करके गोलगप्पे खाए। घर आते ही तबीयत खराब हो गई। मैंने शौहर से अपनी हालत छुपाई, मगर अगले दिन बुखार हो गया। शौहर घबरा गया और हॉस्पिटल ले जाना चाहा, मगर मैंने इसे रोक दिया और कहा कि तुम इत्मीनान से दफ्तर जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करके अपना चेकअप करवा लूंगी। बेटी के ससुराल में एक फैमिली डॉक्टर हमेशा आता जाता था। वो बता रही थी, शादी के बाद जब भी मैं बीमार पड़ती वही डॉक्टर घर आता। इस दिन भी मैंने इसी को फोन कर दिया। शौहर मुतमईन होकर दफ्तर चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गया। मेरा चेकअप करते हुए वो बहाने से मुझसे बातें करने लगा। घर पर इस दिन कोई नहीं था। इसने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो मैंने कहा कि सब रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हैं और शौहर दफ्तर है, इसलिए मैं अकेली हूँ। डॉक्टर ने इस बात में सर हिला दिया। वो सुसकते हुए कहने लगी, इसने मेरा चेकअप किया और एक दवा दी, जिससे मुझे गंदगी होने लगी। दिमाग सुन सा गया। फिर अचानक इसने शराफत का नकाब उतारकर अपनी असल शक्ल दिखा दी। डॉक्टर ने मेरी बेटी को नशावाद दवा देकर इस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। वो होश में थी, सब समझ रहे थे, मगर जिस्म पर काबू न था। बार बार इसे रोकने की कोशिश करते रही, मगर बेबसी के आगे वो कुछ न कर सकी। डॉक्टर ने अपनी हैवानियत पूरी की और फिर इसे इसी हालत में छोड़कर भाग गया। इत्तेफाक से इस दिन इसका शौहर बीवी की फिक्र में जल्दी घर आ गया। कमरे में दाखिल होते ही बीवी को इस हाल में देखकर पत्थर का हो गया। इसे लगा कि इसकी गैर मौजूदगी में बीवी ने किसी और को घर बुलाया है। गुस्से में भपड़ कर वो चीखने लगा, मैंने तुम्हें मासूम समझा, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया था, तुम्हें इज्जत दी, मान दिया, मगर तुम तो इतनी गिरी हुई निकली कि जैसे ही मौका मिला आशिक को घर बुला लिया। मेरी बेटी इस वक्त नशे के ज़ेरे असर थी। शौहर की बातें समझने की कोशिश करती रही, कुछ कहना चाहती थी मगर जबान साथ न दे सकी। शौहर गुस्से में दरवाजा पटकता हुआ घर से निकल गया। जब दवा का असर कम हुआ तो बेटी को सब याद आया। हकीकत इस पर बिजली बनकर गिरी। वो शिद्दत से रोने लगी। रात गए शौहर वापस आया तो बेटी ने हाथ जोड़कर आंसू बहाकर खस्में खाकर समझाने की कोशिश की। इसके साथ जबरदस्ती हुई है, वो इसमें शामिल नहीं थी। यहाँ तक कि इसने बताया कि डॉक्टर ने ही इसे नशावर दवा दी थी, मगर शौहर ने एक न मानी। तैश में आकर बोला, वो डॉक्टर, वो तो हमारा खानदानी मौलिज है, बरसों से हमारे घर आता है, हमारी बहनों का इलाज इसी ने किया है। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया। तुमने इल्जाम लगाने के लिए गलत शख्स का इंतखाब किया है। शौहर की आवाज गूंज रही थी। वो डॉक्टर हमारा खानदानी मौलिज है, बरसों से जानता हूँ। और
तुम तो मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 महीने पहले ही आई हो। मेरी बेटी की लाख मिन्नतें, सफाइयां और हाथ जोड़ने के बावजूद इसने यकीन ना किया। उल्टा इसके मुंह पर ये अल्फाज दे मारे, ये रात है, मैं इतना बेहिस नहीं कि इसी वक्त तुम्हें निकाल दूं, मगर सुबह होते ही तुम्हें तलाक दूंगा। मैं जिद बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर बीवी के किरदार पर हरफ आए तो नहीं। पूरी रात मेरी बेटी कमरे में अकेली तड़पती रही। शौहर पलटकर न आया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो रिश्ता टूट गया। मेरी बेटी को तलाक देकर इसने दरवाजा बंद कर दिया। वो भीगती हुई हालत में, आंखों में आंसू, दिल पर पहाड़ जैसा दर्द लिए बड़ी मुश्किल से टैक्सी में हमारे घर पहुंची। जैसे ही इसने दहलीज पार की, वो रोते रोते जमीन पर गिर गई। होश आने पर माँ से लिपटकर कहती रही, पता नहीं मुझे किस गुनाह की सजा मिली है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरा शौहर, वो तो मोहब्बत के दावे करता था, मगर जब मुझ पर खयामत टूटी तब इसने मुझ पर ही तोहमत लगाकर छोड़ दिया। मैं दरवाजे के पास खड़ा ये सब सुनता रहा, मगर मेरे कानों में बरसों पुरानी आवाज गूंज रही थी। वो लड़की जिसे मैंने अपनी हवस की तस्कीन के लिए बर्बाद किया था, वो भी बदुआएं दे रही थी। वो भी शायद शौहर के सवालों के जवाब दे रही थी। इस वक्त मुझे इसके अंजाम की जरा परवाह न थी, लेकिन आज 23 साल बाद मैं पहली बार इस लड़की को याद कर रहा हूँ। ख्याल आता है ना जाने इसका शौहर इसे माफ कर पाया था या नहीं। शायद इस पर भी तोहमत लगी हो, शायद वो भी छोड़ दी गई हो, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन आज जब यही क़यामत मेरी अपनी बेटी पर टूटी तो मैं बेइख्तियार अपना दिल थामे दरवाजे के पास बैठ गया। सांस लेना भी दुश्वार था। दोस्तों, ये वाकया आपके लिए एक पैगाम है। बुरा करने से पहले ये जरूर सोच लें कि ये बुराई एक दिन लौटकर आपके दरवाजे पर जरूर आएगी। खास तौर पर जिना, ये एक ऐसा कर्ज है जो टलता नहीं। ये कभी ना कभी किसी ना किसी सूरत में आपसे वसूल किया जाता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।